हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आपको जिस प्रकार से बोला था कि आपको लिटरेचर के ऊपर मैराथन सीरीज़ देखने को मिलेगी, तो आज से आपकी लिटरेचर के ऊपर मैराथन सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ मैं। एमसीक्यू बेस्ड होंगे, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे जैसे मैराथन सीरीज़ पहले चलाई थी। ये सारे ऑथर्स से रिलेटेड, चाहे आप टीजीटी दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो टीचिंग का, ऐसे DSSS भी दे रहे हो या EMRS या TGT, PGT, उत्तराखंड लेक्चरर, पॉलिटेक्निक, एनी लेवल ऑफ टीचिंग एग्ज़ाम, तो सभी का एक कलेक्शन है। जितने भी आपके सिलेबस में ऑथर्स हैं, वी विल कवर दोज, और आपको डेली यहाँ पर वीडियोस अपलोडेड मिलेंगी। अगर आप लोग लाइव क्लास भी चाहते हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो उसके बाद मैं आपको लाइव सेशन भी स्टार्ट कर दूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ऑन सीइंग हुम डज मिरिंडा एक्सक्लेम, ओ फादर श्योरली दैट इज अ स्पिरिट, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट। यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पूछा ये जा रहा है कि ये लाइन किसने कही है। ऑन सीइंग हुम डज, ये मिरिंडा एक्सक्लेम करके बोलती है कि ओ लॉर्ड श्योरली दिस इज़ अ स्पिरिट। तो हाउ इट लुक्स अबाउट, ये किसकी तरह लगती है। तो ये चीज़ जो है यहाँ किसको देखने के बाद, तो क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन है आपका कैलिबन, फर्डिनैंड, अलोंसो, स्टेफेनो। तो किसको देखने के बाद ऐसा होता है, तो पहले तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट। तो फर्डिनेंड को देखने के बाद मिरिंडा इस तरीके से आश्चर्यजनक हो जाती है। हाउ इट लुक्स अबाउट, ये कैसा लगता है। तो मिरिंडा जो है वो एक बड़ी ही चार्मिंग और बड़ी ही ग्रेसफुल, अगर मिरिंडा की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर चार्मिंग है, बहुत ही ग्रेसफुल लड़की है। और सबसे मोस्ट, अगर हम बोले चार्मिंग हीरोइंस जो शेक्सपियर की अगर कोई वर्क आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चार्मिंग है वो यही रहती है, मिरिंडा, अभी तक की जो हीरोइन होती हैं। और ये वर्क लिया गया है द टेम्पेस्ट। आप साथ में नोटबुक लेके बैठे प्लीज़। तो द टेम्पेस्ट से लिया गया है। अगर सपोज़ क्वेश्चन आ गया कि मिरिंडा कैरेक्टर किस में देखने को मिलता है, द टेम्पेस्ट किसके द्वारा लिखी गई है, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। और ये लाइन किसको देखने के बाद मिरिंडा एक्सक्लेम कर रही है, ओ फादर श्योरली दैट इज़ अ स्पिरिट, तो फर्डिनेंड को देख के। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में बोल रहा है कि कौन से ऑप्शन करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो करेक्टली मैच नहीं है ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन द टेम्पेस्ट। ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से करेक्टली मैच्ड है। फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, ये बिल्कुल मैकबथ की वर्डिंग्स है। इफ़ म्यूजिक विद द फॉन्ड ऑफ लव प्ले ऑन ट्वेल्थ नाइट का बिल्कुल सही है शेक्सपियर जी का। चौथा देख लेते हैं, सम आर बॉर्न ग्रेट अदर्स अचीव ग्रेटनेस, रिचर्ड सेकेंड। तो बस यहीं पर गलती है, यहीं पर क्या है, एरर है, दिस इज़ रॉन्ग। ऑप्शन अगर नॉट करेक्टली मैच तो हम कहेंगे ऑप्शन डी। क्यों कहेंगे, तो इसके भी आंसर देख लीजिए। क्योंकि ये जो है, जो रिचर्ड सेकंड जो यहाँ पर दिया है, ये लाइन जो है ये स्पोकन हो रही है मालवैल्यो के। ये रिचर्ड सेकंड नहीं बोल रहा है, ये कौन बोलता है, मालवैल्यो। आपको पता होगा जब हमने ट्वेल्थ नाइट पढ़ी थी, आप सभी ने ट्वेल्थ नाइट पढ़ा है शेक्सपियर जी का, जो कि विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखी गई है। उसमें मालवोलियो एक कैरेक्टर होता है जो इस चीज़ को बोल रहा है। वो ये कॉमेडी है। दो ट्विंस जिसको वॉयला और सेबेस्टियन, दो कैरेक्टर्स हैं, उन दोनों के ऊपर ये घूम रही है। और इसमें देखा जाता है कि ये दोनों भाई बहन शिप रैक की वजह से क्या हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। इनका जो मेन सोर्स है, जहाँ से ये ली गई है प्रोस, एक टेल से, वो टेल भी लिख लेते हैं, उसका नाम है अपोलोनियस। ठीक है, अपोलोनियस एंड सिला, SILLA, सिला। ठीक है, तो 1581 में ये वर्क आया था।
तो ये एक्चुअली ये बार्नेब और रिचन उन्होंने इंग्लिश वर्जन निकाला था इसका, और फिर ये इटालियन टेल भी निकली थी सिंथियो करके। तो इतना ज़्यादा आपको उसमें नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए किसके ऊपर घूम रही है, किसने इसको कहा है। और इसका जो सबटाइटल था प्ले का वो था व्हाट यू विल। इसका सबटाइटल भी याद रखिएगा आप, 12th नाइट का व्हाट यू विल, ये इसका सबटाइटल एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो आई होप सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, Who in Richard II kills Richard when he hears of Henry's coronation? रिचर्ड सेकेंड में रिचर्ड को कौन मार देता है जब वो हेनरी के कोरोनेशन में, जब वो ये सुनता है कि हेनरीज कोरोनेशन हो गया है। तो उसमें ऑप्शन जो दिए थे कौन मारता है इसको, तो इसको मारने वाला जो कैरेक्टर है वो है पियर्स एक्सटन। पियर्स एक्सटन जो है, ये जो कैरेक्टर है ये सुनता है कि रिचर्ड, यही किल कर देता है रिचर्ड को जब वो सुनता है कि हेनरी का कोरोनेशन हो गया है प्ले रिचर्ड सेकंड में। एक्चुअली ये जो रिचर्ड सेकंड है इट इज़ अ प्ले, आई नो दिस, ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, सबको पता होगा। और ये एक हिस्ट्री प्ले है, वो लग ही रहा है रिचर्ड सेकंड एक हिस्ट्री से, जो कि किसके इर्द गिर्द घूम रही है, अराउंड 1595 का जो पीरियड है उसमें ही घूम रही है। और ये लाइफ ऑफ किंग रिचर्ड सेकंड जो कि उस समय इंग्लैंड में रहते हैं, और किस प्रकार से क्रॉनिकल जो है उनका डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है, और किस प्रकार से मशीनेशन हो रहा है, नोबल्स का जा रहे हैं, तो इसके ऊपर ये प्ले पूरा वर्क कर रहा है। विलियम शेक्सपियर जी ने इसको इसको लिख भी लीजिए आप। विलियम शेक्सपियर जी ने करीबन 37 प्लेज लिखे हैं और 154 सोनेट्स लिखी हैं, जो आप सभी को पता है, ठीक है। और उनकी पूरी एंटायर करियर में अगर हम बात करें, जो प्ले रिचर्ड सेकंड है ये परफॉर्म किया जाता है ग्लोब थिएटर पे। ये जो रिचर्ड सेकंड है ये कहाँ परफॉर्म किया जा रहा है, ग्लोब थिएटर, THEATRE, ग्लोब थिएटर में किया जा रहा है। कब किया जा रहा है वो भी लिख लीजिए, ऑन 12 जून, ठीक है, 1631। तो आपको एक नहीं दो तीन क्वेश्चन मिल गए इससे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, रिचर्ड सेकंड कौन किल करता है, दैट इज़ योर पियर्स एक्सटन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फोर्थ क्वेश्चन पे। Whose speech is this? Present fears are less than horrible imaginings. ये किसने कहा कि जो वर्तमान का जो डर है वो कम डरावना होता है इमेजिनेशन से। इमेजिनेशन तो आप जानते हैं, कल्पनाओं से। तो एक्चुअली ये मैकबेथ का स्पीच है, मैकबेथ बोलता है। और ये मैकबेथ भी इसमें अगर देखा जाए तो एक्ट 1 सीन 3 में ये वर्क बोलता है, ठीक है। और ये जो प्ले है मैकबेथ का, आप जानते हैं ये एक ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखी गई थी 1606 में, और पब्लिश भी थी पहले पोर्टफोलियो में, दैट वाज इन 1623, करेक्ट। और किसके द्वारा, मतलब कौन सी उसमें पब्लिकेशन में थी, तो 1623 में हेमिंग्स एंड कॉन्डल, HEMINGES, हेमिंग्स एंड कॉन्डल। तो ये इसका एक जो फर्स्ट पब्लिश था फर्स्ट फोलियो में। जो सोर्स है इस प्ले का वो हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल है। कहाँ से लिया गया है ये भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल, वो सोर्स है 1587, ये सोर्स है। हीरो जो है प्ले का वो मैकबेथ है और हीरोइन लेडी मैकबेथ है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी एज वेल। तो ये किसका स्पीच है, तो याद रखिएगा मैकबेथ का है। चौथे क्वेश्चन के बाद पांचवें पे चलेंगे। इन द टेम्पेस्ट व्हाट आर मिरिंडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द फाइनल सीन। टेम्पेस्ट में मिरिंडा और फर्डिनेंड क्या कर रहे हैं फाइनल सीन में, तो वो एक्चुअली यहाँ पर एक चेस गेम खेलते हैं, अगर आपको याद हो, प्लेइंग चेस। सी इज़ द ऑप्शन, थोड़ा सा समझा देते हैं। जो फाइनल सीन रहता है वहाँ उस समय वो चेस खेल रहे होते हैं। ये लास्ट प्ले है बाय इंग्लिश, अगर हम बोले द टेम्पेस्ट जो है वो शेक्सपियर जी का सबसे आखिरी प्ले है।
ये 5 एक्ट का प्ले है जो लिखा गया था और परफॉर्म किया गया था 1611 में, ठीक है। और इसको भी फर्स्ट फोलियो में जो कि 1623 में आया था, अभी आगे किया हमने, उसमें ही पब्लिश होता है और क्लासिफाई किया जाता है इसको एज अ कॉमेडी और इन द फर्स्ट फोलियो। तो कॉमेडी, ये कॉमेडी है, क्लियर, इसको कॉमेडी में क्लासिफाइड किया गया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो? ये तो आप सभी को पता होगा। इनको रॉबर्ट ग्रीन, जो अपने आप में क्या थे, यूनिवर्सिटी विट्स थे, रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है। तो रॉबर्ट ग्रीन जी ने इनके लिए ये कमेंट कसा था, एन अपस्टार्ट क्रो। जब वो कहते हैं, अटैक करते हैं कि अपने, आपको याद होगा उनका ही एक वर्क, अपना जो बुक है, उनकी जो पब्लिकेशन है, पैम्फलेट है, जिसमें है ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट, वर्थ ऑफ विट। तो वहाँ ये बोलते हैं कि ये अपस्टार्ट क्रो है, उसको ब्यूटिफाइड किया गया है हमारे फेदर से। तो ये जो पहला रेफरेंस दिया है शेक्सपियर जी ने, ये एज अ लंदन ड्रामेटिस्ट के रूप में दिया है। और जो पेंडस्टो था उसको इन्होंने प्रोवाइड किया शेक्सपियर ने एक सोर्स की तरह अपने विंटर टेल के लिए। तो ज़्यादा नहीं, तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये रॉबर्ट ग्रीन का क्या रहा है, कमेंट रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। हु एमंग द हीरोज ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज हैव बीन डिस्क्राइब्ड अ मेलनकोलिक एंड अ न्यूरोटिक हैविंग ओडिपस कॉम्प्लेक्स? अब आपको ये बताना है कि कौन से हीरोज शेक्सपियर की प्लेज में ऐसे डिस्क्राइब किए गए हैं जो दुखी हैं, मेलनकोलिक हैं और न्यूरोटिक हैं, जिस प्रकार से ओडिपस कॉम्प्लेक्स की तरह। तो ये जो है, ये वो हीरो जो नाम दिया है वो है यहाँ पर हैमलेट, हैमलेट के लिए कहा गया है। और हैमलेट जो है इसमें इसलिए भी कहा गया है क्योंकि जो प्रिंस, ये तो प्रिंस रहते हैं डेनमार्क के, हैमलेट आपको पता ही है, ही इज़ द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ठीक है। और ये एक ट्रेजेडी है 5 एक्ट में, आप सभी को पता है। रिटर्न, आपको ये भी पता होना चाहिए, 1599 से 1601 तक के पीरियड में ये लिखी गई थी और इसको पब्लिश किया था क्वार्टो एडिशन 1603 में इसको ऐड किया गया था। और ये एक यू कैन से साइको एनालिटिक थियरी थी, जिसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स ये डिनोट करता है, ये इसका ये जो वर्ड है, जो ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, ये एक इमोशंस, ये डिनोट करता है इमोशंस, भावनाएं, आइडियाज़ जो इंसान के दिमाग में रहती हैं सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियस माइंड है, या डायनेमिक रिप्रेशन है जो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है अपनी बॉडी की डिज़ायर टू सेक्सुअली पजेस हिज मदर। तो उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो याद रखिएगा, हैमलेट के लिए है, हैमलेट में ही ये वर्क में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस शेक्सपियर कंटेन्स द लाइन्स व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन? ये लाइन्स है, इसको थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, टाइम्स करा है, लाइन्स कीजिएगा, LINES, ये लाइन्स है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, कि मैन कौन से पीस का वर्क है। तो ये जो आपको याद होना चाहिए किससे लिया गया है, तो पहले तो इसको मैं बता दूं आपको, ये भी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो हैमलेट से लिया गया है, ठीक है। और हैमलेट में भी ये एक मोनोलॉग है, प्रिंस हैमलेट, रोजेनक्रैंट्स और गुल्डस्टन। इसका थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देती हूँ आपको। देखिए, ये व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, ये एक फ्रेज़ है, ठीक है, ये एक क्या है, फ्रेज़ है। ये फ्रेज़ एक विद इन अ मोनोलॉग के फॉर्म में है। किसके द्वारा बोला जा रहा है? हैमलेट के द्वारा बोला जा रहा है। किसको? टू रोजेनक्रैंट्स और गुल्डस्टन, जो उनके दोस्त रहते हैं एक्ट सेकेंड में, ठीक है। और सीन भी 2 रहता है। विलियम शेक्सपियर का प्ले हैमलेट में है और ये रिफ्लेक्ट करता है अपनी जो उनकी फर्स्ट एडमायरिंगली जो बात रहती है, और उसके बाद फिर डिस्पैरिंगली ह्यूमन कंडीशन के बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं, तब बोलते हैं व्हाट अ पीस ऑफ वर्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड इन, लास्ट के जो प्लेस थे शेक्सपियर के वो किस में ख़त्म होते हैं? तो लास्ट के जो प्लेस थे वो हारमनी को दिखाते हैं, और इसमें आपके आते हैं पेरिसलस,
प्रिंस ऑफ टायर, सिम्बलीन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, ये सब के सब हारमनी के हैं, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट। और अगर देखा जाए तो लेट कॉमेडीज़ को ड्रामेटिक रोमांसेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, हारमनी याद रखिएगा, लेट प्लेस हारमनी को डिनोट करते हैं। 10th क्वेश्चन पे चलेंगे। हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट? नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, फॉर लोन ऑफ लूजर्स बोथ इट सेल्फ एंड फ्रेंड, एंड बरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंडरी। ये बहुत अच्छी लाइन है और ये किस में कही गई है? तो ये जो, अगर मैं आपको बता दूं कि कोई पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऊपर के 2 क्वेश्चन पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में जो पेपर सेकंड हुआ था वहाँ ये पूछा गया था, ठीक है। UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर, यूके का तो हुआ नहीं था, उत्तराखंड वालों का, लेकिन यूपी में हुआ था, तो वहाँ यूपी में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देख लेते हैं। नाइदर अ बोरोवर, ये आपको पता ही है, नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर, ये पोलिनस कहता है इन हैमलेट में ही पोलिनस का ये कमेंट होता है जब ये लाइन उसमें आती है, जब वो अटर करता है काउंसलिंग किंग क्लॉडियस को एक्ट 1 सीन 3 में, विलियम शेक्सपियर हैमलेट में, और वो बिडिंग फेयरवेल देता है अपने बेटे को, बिडिंग फेयरवेल देता है ना कि जाओ भाई। तो वहाँ पर जो लेटर्स होते हैं और उसकी सिस्टर ओफिलिया होती है, वो वेट कर रहे होते हैं हार्बर में, तो उस टाइम पे ये बात करता है पोलिनस हैमलेट में कि कभी भी ना तो बोरोवर बनो और ना ही कभी लेंडर बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, 11th क्वेश्चन। द कैरेक्टर जूलिया अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर? तो जूलिया जो कैरेक्टर है ये कौन से प्ले में आती है? तो ये जो प्ले है, दिस इज़ द प्ले बाय शेक्सपियर, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, वहाँ से लिया गया है। और ये भी 5 एक्ट में लिखा गया है और शायद ये 1590 से लेकर 94 तक के पीरियड में इसको लिखा गया था और इसको भी पब्लिश किया गया था फर्स्ट फोलियो 1623 में। ये पहला प्ले है जिसमें हीरोइन ड्रेस करती है एज अ बॉय। तो कभी पूछ लिया जाए कौन सा प्ले ऐसा है शेक्सपियर जी का जिसमें हीरोइन ड्रेसअप होती है पहली बार एक बॉय की ड्रेस में, तो याद रखिएगा दैट इज़ द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ठीक है। और ये डील करती हैं थीम से फ्रेंडशिप और इनफिडेलिटी की, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है फ्रेंडशिप और लव के बीच में, और फिर एक फुलिश बिहेवियर भी है लोगों का प्यार के प्रति। तो जूलिया प्रोटियस, ये जो बिलवर्ड हैं, और उनकी जो मिस्ट्रेस हैं, जो सर्वेंट ल्यूसेटा है, ये डिज़ायर रहता है इनका कि ये ट्रैवल करें मिलान तक और विज़िट करें प्रोटियस से। तो जूलिया डिस्गाइज कर लेती है अपने आप को एक हाई क्लास मेल पेज में, ऑर्डर जिससे कि वो अवॉइड कर सके लेंचरस एडवेंचर्स अलोंग द जर्नी, और अपने आप को वहाँ पर सेबेस्टियन बताती है। तो सेबेस्टियन के रूप में वो अपने आप को एक मेल के रूप में डिस्गाइज फॉर्म में जाती है। कौन सा वर्क है? द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम 12th क्वेश्चन पे। दिस इज द 12th क्वेश्चन। Ariel in the Rape of the Lock by the Alexander Pope is supernatural agency of। तो ये जो एरियल जो रेप ऑफ द लॉक है अलेक्जेंडर पोप की, ये एक सुपर नेचुरल एजेंसी किसकी है? तो ये सुपर नेचुरल एजेंसी अगर देखी जाए तो ये एक सेल्फ होता है, एयर उसकी है, और ये जो गार्जियन है स्पिरिट यहाँ पर हवा है, जो डिज़ाइन इस तरीके से की गई है कि वो वर्जिन्स को प्रोटेक्ट कर रही है, और डिस्टिंक्ट है, थोड़ा अलग है अदर ओवरली मेलिशियस सुपरनैचुरल जो बीइंग्स है पोएम में। सिर्फ वो रहती है जो उसके जो ड्वेल उसी के साथ रहती है, बेलिंडा की पर्सनल गार्जियन बन के रहती है और उसको डिवोट करती है, लवर लाइक देखती है टू एनी वुमेन दैट रिजेक्ट्स मैनकाइंड। उस तरीके से उसका बिहेवियर है एरियल का, जो इस सेल्फ के तौर पे रहती है। रेप ऑफ द लॉक एरियल यहाँ पर इस तरीके से संबोधित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 30। What might the speaker mean when he addresses time? I will be true despite thy sight and thee। तो यहाँ पर what might the speaker mean, यहाँ क्या स्पीकर कहना चाहते हैं टाइम को एड्रेस करके शेक्सपियर की सोनेट में, और फिर वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि आई, एक्चुअली ये जो लाइन क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखा ढंग से नहीं है, मैं बता दूँ आपको। टाइम यहाँ पर इस व्हाट वी मीन द एड्रेस टाइम, इसके बाद एक लाइन आनी चाहिए थी
इन द शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर की जो सोनेट है, शेक्सपियर सोनेट, उसमें ये क्या डिक्लेयर करना चाहता है कि आई विल बी ट्रू डिस्पाइट दाई साइथ एंड दी। तो यहाँ पर किस चीज़ को ये बताना चाहते हैं उसको देख लीजिए। सबसे पहले तो है विद द टाइम, वो कहता है विद द टाइम कम चेंजेस, मतलब जैसे जैसे टाइम आता है, तो उनका कहने का मतलब है जैसे जैसे टाइम आता है वैसे वैसे क्या हो जाता है, चीज़ें बदलती हैं। तो विथ टाइम कम्स चेंज, जैसे समय आएगा वैसी चीज़ें बदलेंगी। और एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन होती है कि टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ, और समय क्या करता है, ह्यूमन की लाइफ को रिमूव कर देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी एंड डी विल बी योर राइट ऑप्शन। स्पीकर का मतलब यही है कि जो ये एक ट्रुथ भी है, डिस्पाइट कि जब टाइम आता है तो टाइम रिमूव कर देता है ह्यूमन की लाइफ को। एंड आई विल बी ट्रू, वो कहते हैं मैं ये ट्रू होऊंगा डिस्पाइट साइथ एंड दी, ये टेकन है सोनेट 123 से, विलियम शेक्सपियर की, जो डिपेक्ट करती है रिवेंज को समय के अनुसार, किस प्रकार से वे अपने आप को देखते हैं, अपने प्यार को, अपने कैरेक्टर को बियॉन्ड देम। और इस लाइन में स्पीकर जो है वो ये कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या होगा संसार को, ही इज़ गोइंग टू बी ट्रू टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं मैं सही हूँ और मेरा प्यार सही है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट वाज पुअर यॉरिक इन हैमलेट, व्हाट वाज पुअर यॉरिक हैमलेट में क्या था। तो ये एक कैरेक्टर था जो जेस्टर का काम करता है। क्या रहता है ये, जेस्टर, JESTER। और ये एक्ट 5 सीन 1 में देखने को मिलता है, एक्ट 5 सीन 1, ठीक है, एक्ट 5 सीन 1 में देखने को मिलता है, वो भी हैमलेट में। और हैमलेट यहाँ पर बात कर रहा है ग्रेव डिगर से, जो ग्रेव जो खोदते हैं ना, ग्रेव करते हैं ना, जहाँ बरिड किया जाता है डेड बॉडीज़ को, उसको ग्रेविंग करने के लिए खोदने वाले के साथ बात करते हैं। तो ग्रेव डिगर यहाँ पर पिक कर रहा है एक स्कल को और कहता है इट हैज़ बीन देयर, यहाँ पर ये 23 साल से है, एंड इट बिलोंग टू यॉरिक, और ये जो स्कल है ये यॉरिक को बिलोंग करता है, जो कि एक कोर्ट जेस्टर था और उसका चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ हैमलेट। और वो उसका जो डिगर जो है वो कहता है कि वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था हैमलेट का, जो हैमलेट था उसके चाइल्डहुड फ्रेंड था। तो जो फ्रेज़ है अलास पुअर यॉरिक, ये ब्रेविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को डेजिग्नेट करता है। इसके अंदर एक लाइन भी आती है, अलास पुअर यॉरिक, ब्रेविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में बताता है वो। तो इस वो पूछा नहीं है, बट हमें सिर्फ इतना पूछा पुअर यॉरिक, तो वो आपको याद रखना है। 15th क्वेश्चन पे चलेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे लियर टॉल्स्टॉय ऑन फूल। तो ऑथर कौन रहता है, लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल। तो बिना संदेह के इसका आंसर आपको आना चाहिए, और वो है आपके जॉर्ज ओरवेल है। और ये इंस्पायर होते हैं एक क्रिटिकल ऐसे शेक्सपियर का। अगर ये बात करी तो इट वाज इंस्पायर्ड, ये क्रिटिकल ऐसे जो था शेक्सपियर के ऊपर बाय लियो टॉल्स्टॉय का, उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और फिर ये पब्लिश करते हैं पोलेमिक में, एक ब्रिटिश मैगज़ीन होती है पोलेमिक एक ब्रिटिश मैगज़ीन होती है, और एक फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी और एस्थेटिक्स। तो मार्च 1947 में वो इसको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। इस ऐसे में ऑरवेल एनालाइज करता है टॉल्स्टॉय की क्रिटिसिज्म जो उसने शेक्सपियर के वर्क पे करे हैं जनरल में, और उसका अटैक किंग लियर की एक पर्टिकुलर जो किंग लियर वर्क है उसमें, उस चीज़ को ये दर्शाता है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द कैरेक्टर इन हैमलेट अटर्स द लाइन समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये लाइन भी आपको याद आ रही होगी, ये किसकी है। तो ये लाइन, अगर पहले तो ये पूछा जा रहा है कि किसने बोली है, तो ये जब सीन खुलता है तो वहीं पर ये लाइन मार्सिलस बोलता है। ये मार्सिलस एक कैरेक्टर है हैमलेट में, ये हैमलेट का वर्क है। तो हैमलेट में जब शुरुआत होती है तो वहीं पर से खुलता हुआ ये सेंटेंस आता है कि जब बाद में ये बोलते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है डेनमार्क में, तो मार्सिलस बोलता है एक्ट 1 में बोलता है और सीन 4 में बोलता है, ठीक है।
और जिस तरीके से होरेशियो डिबेट करता है कि पता नहीं वेदर और नॉट कि फॉलो करना चाहिए हैमलेट को या नहीं, या फिर तो घोस्ट को जो डार्क नाइट में दिखाई दे रहा है, लोग बात कर रहे हैं, बर्नार्डो जो बता रहा था, तो इस प्रकार से वो डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर वो ये बोलता है, ठीक है, तो बोलता कौन है? मार्सिलस बोलता है हैमलेट में। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्लेज इज़ अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म रिटन बाय। ये जो कैरेक्टर है शेक्सपियर के प्लेस की, ये एक बुक है क्रिटिसिज्म की शेक्सपियर के प्लेस की, जो लिखी गई थी 19th सेंचुरी में। लेकिन एक्चुअली इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया, बात ये पूछी गई है। तो इसको विलियम हैज़लिट ने लिखा था, और ये लिखा भी था 1817 में। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं शेक्सपियर के प्लेस के, वो बहस करते हैं सेंचुरी की, और हाफ ऑफ द क्रिटिसिज्म जो है वो दिखाया गया है शेक्सपियर का, जब वो कहते हैं चाइल्ड एज अ नेचर। तो यहाँ डेफिशिएंट आर्ट बताया गया है और फुल ऑफ फॉल्ट्स बताया गया है। तो इस तरीके से इसमें क्रिटिसाइज़ किया गया है शेक्सपियर के प्लेस का। नेक्स्ट चलेंगे हम, विलियम हैज़लिट के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। विच नोटोरियस क्रिटिक्स ऑफ शेक्सपियर सेड दैट हिज प्लेज वेर ट्रिवियल। ट्राइवल का मतलब होता है तुच्छ, एंड पॉजिटिवली बैड। एंड व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द वर्क एंड ऐसे। कहते हैं कि कौन था वो जिसने ये नोटोरियस क्रिटिक करा है कि शेक्सपियर के तो जो प्लेज हैं वो बहुत ही तुच्छ होते हैं, पूरी तरीके से बकवास होते हैं, और उनका जो काम और ऐसे है वो तो टाइटल ऑफ वर्क एंड ऐसे। किस टाइटल और ऐसे के लिए उन्होंने इस चीज़ को बोला है? तो एक्चुअली ये ऐसे, इन द ऐसे जो पब्लिश किया गया था शेक्सपियर का और ड्रामा में 1906 में, तो एक टॉल्स्टॉय ने इस चीज़ को ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा, ये पब्लिश होता है 1906 में। तो लियो टॉल्स्टॉय इस पे कमेंट करते हैं, ठीक है, और फिर वो इस तरीके से लेबल्ड कर देते हैं कि ये तो बेकार के प्ले है, इनसिग्निफिकेंट राइटर है, इसमें सिर्फ मोरल है, हु वॉज नॉट ओनली मोरल बट इमोरल। मतलब उन्होंने दोनों चीज़ को बता दिया, और उन्होंने मेंशन किया कि किंग लियर, रोमियो जूलियट, हैमलेट वगैरह ये सब चीज़ें भी इनकी बेकार हैं। इस तरीके से उन्होंने कमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम 19 पे चलेंगे। जी विल्सन नाइट्स द व्हील ऑफ फायर। द व्हील ऑफ फायर इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन। ये किसके ऊपर कलेक्शन है एसेज का? तो ये शेक्सपियर के प्लेज जो हैं उसी पे ये कलेक्शन है। विल्सन नाइट करके, जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट, इस तरीके से जो आता है। 1897 से लेकर 1985 तक का जो पीरियड है उसको यहाँ कहा जाता है, और ये एक इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक और एकेडमिक भी रहे हैं। पर्टिकुलरली अपने इंटरप्रिटेशन के लिए जो मिथ जो होता है ना, मिथ तो आप समझ ही रहे हैं, मिथ का मतलब क्या है? अंधविश्वास टाइप का जो कहते हैं हम, कंटेंट है लिटरेचर में। और द व्हील ऑफ द फायर, एंड द व्हील ऑफ द फायर जो 1949 में आई थी, जो कलेक्शन ऑफ एसेज थे शेक्सपियर के प्ले के। तो ही वॉज ऑल्सो एन एक्टर। अगर हम बात करें तो जो जे विल्सन नाइट्स, ये एक एक्टर भी रहे हैं, और इनको थ्योरेटिकल डायरेक्टर भी रहे हैं, जिन्होंने कंसिडर किया है इनको एक आउटस्टैंडिंग लेक्चरर के थ्रू। तो इतना ना जान के आप सिर्फ इतना करिए, जी विल्सन नाइट द व्हील ऑफ द फायर एक कलेक्शन है एसेज ऑन शेक्सपियर प्लेज। दैट्स इट। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच कॉमेंटेटर कॉल्स शेक्सपियर्स हैमलेट एन इनडिफरेंट प्ले, द लाइन्स बट मीन। किसने कहा है शेक्सपियर के हैमलेट के वर्क को कि इनकी जो लाइन्स हैं, जो प्ले है वो बिल्कुल अलग है, द लाइन्स बट मीन, लेकिन इनका कोई मतलब तो है। तो ये चीज़ किसने कही थी? ये अब्राहम राइट ने कही थी, और उन्होंने इसको पुट किया था 1630 में। हैमलेट वॉज एन इंडियन, उस समय बोला था। और ये स्टोरी ऑफ डेथ है, इंट्रियूग है, उन्होंने कहा डैनिश कोर्ट में, एंड वॉज नॉट न्यू, ये कोई नया नहीं है, एज विथ नियरली ऑल शेक्सपियर प्ले में ये देखने को मिलता है। तो हैमलेट को अडेप्ट किया गया था दूसरे सोर्सेस से, इस तरीके से उन्होंने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम राइट ने कहा था, याद रखिएगा।
21 क्वेश्चन पे चलेंगे। AC ब्रैडलीज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ डैश लेक्चर्स। जो AC ब्रैडली जो है, AC ब्रैडली तो आप जान रहे हैं ना पूरा नाम, एंड्रयू सील, एंड्रयू सील, SCECIL, सील ब्रैडली। ये इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर रहे हैं और ये माने जाते हैं अपने काम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के लिए। तो फेमस ये हैं ही किसके लिए, ये भी याद रखिए, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस हैं, याद किए जाते हैं। जो इन्होंने वर्क लिखा था ट्रेजेडी, दैट वाज रिटन इन 1904, ठीक है। और इसमें 10 लेक्चर्स हैं। कितने लेक्चर्स हैं वो पूछ रहा है, तो 10 लेक्चर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं एक 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ के बारे में। हैमलेट, आपको याद होगा ट्रेजेडीज़ कौन सी हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड देन योर मैकबेथ, जो बहुत ही ज़्यादा रिवील करती हैं एक डीप अंडरस्टैंडिंग शेक्सपियर के थॉट की और आर्ट की अंडरस्टैंडिंग को बताता है। तो इसका आ जाएगा 10। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर्स इन, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन कौन से प्ले में देखने को मिलता है। तो आपने ये प्ले पढ़ा भी है, एज यू लाइक इट, सभी लोग जानते हैं एज यू लाइक इट से लिया गया है, शेक्सपियर ने इसको लिखा था। ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है, याद भी रखिए पेस्टोरल क्या है, कॉमेडी है, ठीक है। और लिखी गई थी 1599 में लिखी गई थी और पहले पब्लिश हुई थी फर्स्ट फोलियो में, बार बार हम बोल रहे हैं 1623 में। वहाँ इसका जिक्र है जो रिप्रेजेंट करता है कंट्री की लाइफ को और किस प्रकार से एस्केप करते हैं करप्शन से, जब ड्यूक के कोर्ट रिप्रेजेंट करते हैं करप्टेड सिटी लाइफ। तो करप्टेड सिटी लाइफ के बारे में फिर उसके बाद वो वहाँ चले जाते हैं, तो उस चीज़ का जिक्र है एज यू लाइक इट में। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे। Who authored long essay commenting on the Porter scene in Macbeth? किसने ऑथर्ड किया है लॉन्ग ऐसे जो कमेंट कर रहा है पॉटर सीन, मैकबेथ में पॉटर सीन? तो वो है थॉमस डी क्विंसी, याद रखिएगा, इसका आंसर है थॉमस डी क्विंसी। तो ये जो ऑन नॉकिंग, इसका जो वर्क है जैसे उसमें आता है ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, इस तरीके से आता है। द पोर्टर सीन जो दिखाई देता है ऑन नॉकिंग, जब वो नॉक करता है गेट इन द मैकबेथ, जो शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म है, इंग्लिश ऑथर थॉमस डी क्विंसी उन्होंने लिखा है और उन्होंने इसको पब्लिश किया था अक्टूबर 1823 में। इसको पब्लिश किया था एडिशन लंदन मैगजीन में। 2 ब्रीफ लेस, इसमें कम से कम करके 2000 शब्दों की लेंथ में लिखा गया था और इसको फिर थॉमस डी क्विंसी फाइनेस्ट सिंगल क्रिटिकल पीस भी कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, थॉमस डी क्विंसीज फाइनेस्ट सिंगल क्रिटिकल पीस। और ये सबसे पेनिट्रेटिंग क्रिटिकल फुटनोट भी है लिटरेचर में अगर देखा जाए तो। कमेंटेटर्स जो डिसमिसिव होते हैं डी क्विंसीज लिटरेरी क्रिटिसिज्म जनरल में, वो एक एक्सेप्शन बनाते हैं ऐसे और मैकबेथ के ऊपर। तो ये जो ऐसे है ये कंसर्न करता है एक्ट 2 सीन 3 में ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ और लेडी मैकबेथ के बारे में कि ये सक्सीड किस तरीके से मैकडफ ने किया और लेनॉक्स नॉकिंग एट द गेट ऑफ द कैसल, इस तरीके से ये जो योजना थी वो इस तरीके से बनी थी प्ले में। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे 24 में। Who said the heroes of Shakespeare's great classical trilogy is Rome? किसने कहा जो हीरो है शेक्सपियर के ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी में वो रोम है? तो वो विल्सन नाइट ने कहा था, याद रखिएगा विल्सन नाइट ने कहा था। और उन्होंने वो एक विल्सन नाइट क्या थे, एक इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक और एकेडमिक भी रहे हैं। पर्टिकुलरली उनके इंटरप्रिटेशन मिथिक कंटेंट के बारे में लिटरेचर में लिखा है। द व्हील्स ऑफ द फायर में इस चीज़ का जिक्र है, द व्हील ऑफ फायर उसमें इस चीज़ का जिक्र है। और ये एक कलेक्शन है एसेस का शेक्सपियर के प्लेस का। इसको इसी को फिर एक्टर और थियोरेटिकल डायरेक्टर कहा गया और उनको कंसीडर किया एक आउटस्टैंडिंग लेक्चर के तौर पे। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं दीज आर 24 क्वेश्चंस। हम आगे भी क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपको अगर इसी फॉर्मेट में चाहिए, रिकॉर्डेड चाहिए तो आप बताइएगा। और आपको अगर लाइव क्लास अटेंड करनी है रोज़ाना मैराथन सीरीज़ ऑन लिटरेचर कॉम्पिटेटिव, मतलब जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उत्तराखंड
लिटरेचर को लेके मैं ज़्यादा फोकस रहूँगी। बाकी तो वैसे सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दें, शेक्सपियर ने आना ही आना है। तो इसलिए हम सारी ये डिटेल में और डेप्थ, और ये फर्स्ट पार्ट है, अभी और भी क्वेश्चन शेक्सपियर से करेंगे। तो आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप ज़रूर देखिए, और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए सब चैनल को यदि आपने किया नहीं है अभी तक। और ग्रामर की भी क्लासेस मेरी रोज़ाना चल रही हैं, उसको भी आप डेली फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल और क्वेश्चंस को लेके आते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।